जो अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां नंबर, वो है संगठित अपराध के बारे में। प्रश्न है, संगठित अपराध क्या है? प्रदेश में घटित होने वाले संगठित अपराधों का उल्लेख करें। यानी संगठित अपराध क्या होते हैं और हमारे प्रदेश में जो संगठित अपराध घटित होते हैं वो कौन कौन से, उनका उल्लेख करना है। आगे जो क्वेश्चन है इसमें वो संगठित अपराध से ही संबंधित है, कई सारे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम आसान भाषा में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संगठित अपराध होता क्या है। तो देखिए, कोई भी अपराध जो गिरोह बना के संगठन बनाकर किया जाए, यानी कोई भी अपराध जब गिरोह बनाकर या संगठन बनाकर किया जाए तो वो संगठित अपराध कहलाता है। ठीक है, जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे बहुत सारे, जैसे पुष्पा, पुष्पा 2 पिक्चर अभी आई है, केजीएफ पिक्चर आई। अब उसमें क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पुरानी मूवियों में आप देखते होंगे तो पूरा पूरा गिरोह होता था, वो काम करता था। उसमें कोई नेता होता था, वो सबको लीड करता था, कोई बेचने वाला होता था, कोई एजेंट होता था, कोई उसको देने वाला होता था, कोई बेचने वाला होता था। जैसे मिर्जापुर सीरीज में कैसे संगठित अपराध को दिखाया गया है कि किस प्रकार से लोग संगठित अपराध, पूरा पूरा एक नेटवर्क होता है, कोई उसको बना रहा है, कोई डील कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई उसको देख रहा है। तो वही कहते हैं संगठित अपराध। तो संगठित अपराध में, यानी आसान भाषा में समझे तो कोई भी अपराध जो संगठित होकर, योजना बनाकर लंबे समय तक लाभ कमाने के उद्देश्य से बार बार किया जाए वो संगठित अपराध कहलाता है। ठीक है, इसमें कई तरह की चीजें आ सकती हैं। जैसे आप संगठन बना के किसी की हत्या करवाने लगो, जिसको कहते हैं सुपारी लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना, अपहरण करवाना। ठीक है, अपहरण करवाना, हथियारों की तस्करी करवा ले, ठीक है, डकैती कहीं डाल लो, किसी बैंक को लूट लो, किसी अमीर आदमी को लूट लो, इन सारी चीजें करके सारे संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। चलिए, तो समझते हैं इसमें कि संगठित अपराध क्या है, इसके बारे में समझना है। तो ऐसा अपराध, ऐसा कोई अपराध जो किसी समूह या गिरोह द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लंबे समय तक पैसा कमाने, फायदा उठाने के उद्देश्य से किया जाता है, संगठित अपराध कहलाता है। इसमें होता क्या है कि कुछ लोग मिलकर कोई गिरोह बना लेते हैं या कोई संगठन बना लेते हैं, फिर मिलकर योजना बनाकर अपराध करने लगते हैं। इसमें शामिल सभी लोगों की अपनी अपनी भूमिकाएं तय होती है। इसमें कोई नेता होता है, कोई सप्लायर होता है, कोई एजेंट होता है, ये सारी चीजें तय होती है। तो चलिए, किताब में हमारे क्या दिया हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश दिया है संगठित अपराध क्या है, प्रदेश में घटित होने वाले संगठित अपराधों का उल्लेख करें। तो संगठित अपराध के बारे में जानें। संगठित अपराध अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे अत्यधिक केंद्रीकृत उद्यमों के अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय समूहों की एक श्रेणी होती है। यानी राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे हो सकता है कि जैसे कोई संगठित अपराध है, जैसे हो सकता, देखिए इस समय लड़कियां मध्य प्रदेश से, बहुत बड़ा डेटा है कि मध्य प्रदेश से इतनी लड़कियां गायब हो रही हैं कुछ कहने को, तो अब ये संगठित अपराध से ही हो रहा होगा। एक राज्य दूसरे राज्य, यानी राष्ट्रीय लेवल पे हो सकता है, कई राज्यों में कोई संगठन जो अपराधियों का संगठन है वो सक्रिय हो सकता है कई देशों में सक्रिय हो जाए। ठीक है, कई जिलों में सक्रिय हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं स्थानीय स्तर पर से लेकर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हो सकता है, सभी श्रेणियों का होता है। जो आमतौर पर धन और लाभ के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। इनके लक्षण क्या क्या होते हैं? जो संगठित अपराध ही होते हैं, ये संगठित अपराध है, उसके लक्षण क्या, लक्षण में क्या होता है कि आपराधिक समूह होते हैं, यानी इसमें पूरा पूरा एक ग्रुप होता है, गिरोह होता है। ठीक है, कई लोग मिलकर एक पूरा ग्रुप बनाकर काम करते हैं। इस आपराधिक समूहों के संरक्षक होते हैं। अब ये अपराधी, ऐसे आप कोई मूवी उठा के देख लो, सीरीज उठा के देख लो, आपको ये समझ में आएगा कि कोई ना कोई नेता होगा, अधिकारी होगा, बड़ा आईएएस अधिकारी होगा, आईपीएस अधिकारी होगा, उन्हीं के संरक्षण में ही ये सारा काम होता है। तो आपराधिक समूहों के संरक्षक, एक तरफ आपराधिक समूह होगा, दूसरी तरफ उसको संरक्षण देने वाले समूह होंगे, चाहे लोक अधिकारी, कोई भ्रष्ट अधिकारी हो, कोई व्यवसायी हो, कोई नेता हो, ये सारी चीजें हो। इनके साथ में क्या रहेंगे, विशेषज्ञ रहेंगे। जैसे हो सकता है इनके साथ में शूटर्स रहें हमला करवाने के लिए। शूटर जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन रहे हो, कई शूटर्स रखते हैं अपने साथ में। कोई, कई लोग होंगे रेकी करने वाले होंगे, कई शूटर होंगे, कई ट्रेनिंग देने वाले होंगे, कोई पैसा देने वाले होंगे। तो शूटर्स होंगे, पायलट होंगे, रसायनज्ञ हो सकता है इनके साथ में, कोई ताला खोलना है, रसायन डाल दिया, कोई किसी को बेहोश करना है, केमिकल गैस छोड़ दिया। तो इस तरह से सामाजिक समर्थन लोक अधिकारियों एवं व्यवसायियों द्वारा होता है। यानी सामाजिक समर्थन कैसे व्यवसायियों द्वारा, यानी व्यवसायी होते हैं, बिजनेसमैन इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे किसी बिजनेस को ये लोग फायदा पहुंचा रहे होते हैं तो वो लोग इनको
सहायता करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्रदेश में कौन-कौन से संगठित अपराध घटित होते हैं, यानी प्रदेश में घटित होने वाले कौन-कौन से संगठित अपराध होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे प्रदेश में जो सबसे पहला जो संगठित अपराध होता है वो होता है जैसे ड्रग तस्करी जिसको कहते हैं। ठीक ठीक है? तो जो मादक द्रव्य होते हैं उनका दुरुपयोग होता है, उनकी बिक्री होती है, मादक द्रव्यों की तस्करी की जाती है, हमारे यहाँ पे लेके आया जाता है। दूसरी चीज़ होती है और भी चीज़ों की तस्करी होती है, जैसे खाने-पीने की वस्तुएँ हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, हथियारों की तस्करी हो गया, मानव का भी दुष्कर्म जैसे महिलाओं को लेकर आया जाता है वेश्या बनाने के लिए, धन शोधन जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये भी संगठित अपराध है। हवाला ये भी काम होता है, अवैध हथियारों के प्रसार एवं तस्करी का भी काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है यानी सुपारी देकर किलिंग करना, मारना, किसी को हत्या करवाना, ठीक है? अपहरण और वेश्यावृत्ति ये सारे संगठित अपराध हमारे यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग या मादक द्रव्यों की तस्करी किस प्रकार से होती है। तो हम अगर अपने देश को अगर समझ पाएँ, अगर मैप में देखोगे तो यही समझ में आएगा, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है? तो इधर हो गया अफ़गानिस्तान हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये ईरान हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा इंडिया प्यारा-सा है ऐसे करके। इधर आ गया, ठीक है? ये म्यांमार आ गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है? थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, ऐसे यहाँ पे कई सारे देश अवस्थित है। अब ये हमारा प्यारा सा यहाँ पे भारत है। अब ये क्या दिक्कत है कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है? इसको कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट यानी स्वर्णिम अर्धचंद्र। इसको कहते हैं स्व गोल्डन ट्रायंगल यानी ये देश को कहते हैं। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इतनी ज़्यादा जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में, इधर थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इनमें इतनी ज़्यादा अफ़ीम वगैरह मादक द्रव्य बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, कुछ कहने को नहीं। अब इन्हीं के बीच में है तो ये जो होता है माल जो होता है, जो अफ़ीम वगैरह होता है वो यहाँ से ऐसे आता है, इंडिया में आता है, चाहे कश्मीर के थ्रू आए, चाहे पंजाब के थ्रू आए, चाहे बॉर्डर के थ्रू आए, और यहाँ से भी ऐसे आता है, चाहे इधर के थ्रू आए, ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है। अब वो सब यूपी में देखिए ऐसे बढ़ेगा, ये यूपी है हमारा यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आता है। तो चलिए किताब में क्या दिया हुआ था, मादक पदार्थों कहाँ से आते हैं, क्या है तस्करी वाला मैटर, तो चलिए देखते हैं। तो मादक द्रव्यों का दुरुपयोग भारत जो है हमारा भारत है वो भारत विश्व के दो प्रमुख मादक द्रव्य उत्पादक क्षेत्रों, एक है गोल्डन क्रिसेंट यानी स्वर्णिम अर्धचंद्र जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आते हैं, एवं गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस के बीच में स्थित है। और इन क्षेत्रों में उत्पादित जो मादक द्रव्यों का प्रसार संगठित अपराधियों के माध्यम द्वारा, उनके नेटवर्क द्वारा हमारे प्रदेश तक भी पहुंचता है, हमारे देश में आता है फिर प्रदेश में पहुंचता है, तथा प्रदेश में वैध रूप से उत्पादित मादक द्रव्यों के कुछ भागों का भी अवैध प्रसार होता है। यानी हमारे यहाँ पे जो अफीम कई जगह उगाई जाती है, सरकार उसका लाइसेंस देती है, क्योंकि अफीम केवल नशे के लिए उपयोग नहीं किया जाता, दवाओं में भी उपयोग किया जाता है, कई सारे उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए जो हमारे देश में भी उगाई जाती है उसका भी तस्करी किया जाता है, उसको भी क्या कहते हैं अवैध तरीके से बेचा जाता है, और बाहर से भी लेकर आया जाता है। और क्या क्या है संगठित अपराधों में, एक है तस्करी। तस्करी में क्या होता है, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ खुली हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसकी वजह से उपभोज्य वस्तुओं का गोपनीय रूप से परिचालन किया जाता है, इनकी तस्करी करके लाई जाती है। हमारे यहाँ पे धन शोधन भी संगठित अपराध के अंतर्गत आता है, हवाला भी उसी के अंतर्गत आता है। प्रदेश में अपराधियों माफियाओं द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन का शोधन करके परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है, यानी जो अवैध गतिविधियों से संगठित अपराधों से धन कमाया जाता है उनको धन शोधन किया जाता है। ये भी धन शोधन भी संगठित अपराधों के अंतर्गत आता है। अवैध हथियारों का प्रसार किया जाता है, तस्करी की जाती है। जैसे प्रदेश में अपराधियों एवं माफियाओं के गिरोहों द्वारा अवैध हथियारों का प्रसार किया जाता रहा है, विशेषकर भारत नेपाल सीमा, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें देखने को आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी सुपारी लेकर किसी की किलिंग करना, ठीक है? प्रदेश पैसा लेकर किसी को मारना, किसी के नेताओं की हत्या करवाना, बिजनेसमैन की हत्या, अपने प्रतिद्वंदी बिजनेसमैन की हत्या करवाना, अपने दुश्मन की हत्या करवाना। प्रदेश के माफियाओं द्वारा अग्रिम भुगतान यानी सुपारी लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आजमगढ़ हो गया, इसमें आगे आजमगढ़, प्रयागराज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, घटित होती हैं, ठीक है? अपहरण देखने को मिलता है, वेश्यावृत्ति। प्रदेश के कई शहरों में, इलाकों में फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएं घटित होती हैं, एवं संगठित अपराधियों द्वारा जो संगठित अपराधी होते हैं उन लड़कियों को देह व्यापार एवं वेश्यावृत्ति के लिए नियोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश
सरकार ने संगठित अपराध से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017, जिसको यूपी कोका भी कहते हैं, यानी ये निष्कर्ष में लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संगठित अपराध से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017, इसके लिए एटीएस भी बनाया है, एसटीएफ बनाया है, अन्य सुरक्षा बलों द्वारा कार्यवाही तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, वो जो हम पढ़ के आए हैं, संगठित अपराध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर आगे पूछ रहा है कि संगठित अपराध, ठीक है, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच इनकी समानताएं और असमानताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमको बताना है इनमें क्या समानताएं होती हैं, क्या असमानताएं होती हैं। तो चलिए हम आसान भाषा में पहले मेन जो प्रश्न का क्रक्स है, यानी उत्तर का जो पूरा एक निचोड़ है, वो यही कहता है कि समानताएं असमानताएं क्या होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समानताएं देखते हैं। तो आतंकवादी यानी जो संगठित अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, इनके बीच क्या समानताएं होती हैं और इनके बीच क्या असमानताएं होती हैं, इनको देखने की कोशिश करते हैं, समानताएं एवं असमानताएं। तो समानताओं में अगर देखा जाए तो क्या समानताएं होती हैं, समानता में देखा जाए तो इसमें आप एक चीज जानते होंगे, दोनों जगह चाहे संगठित कोई अपराधी बन रहा हो काम करने के लिए, जो गरीब लोगों, जैसे पुष्पा मूवी देखो तो जो चंदन की लकड़ी, लाल चंदन की लकड़ी काटी जा रही है, उसमें गरीब लोगों को लिया जा रहा है, गरीब लोगों को, लेबर हैं, उनको पैसे की लालच में बेचारे किसी वजह से कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है, तो कोई भी काम करने के लिए मजबूर होते हैं। उधर आतंकवादी देखो तो जो जब 2008 में हमारे यहाँ पे वो हमला हुआ था, 26/11 हमला हुआ था, जब आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, तो ये जितने भी आए थे कसाब वगैरह, ये लोग देखो इनकी पृष्ठभूमि कितने गरीब लोग थे। तो इसी तरह समझ में आता है कि चाहे संगठित अपराध ही हो और चाहे आतंकवाद हो, इनके बीच में समानता ये होती है कि जो इनके सदस्य होते हैं, जो काम करने वाले नीचे के वर्ग होते हैं, ये एक ही पृष्ठभूमि के होते हैं, दोनों के दोनों समाज के वंचित तबके से होते हैं, गरीब तबके से होते हैं। तो ये पहले इनके बीच में समानता होती है कि दोनों के सदस्य, यानी दोनों के जो सदस्य होते हैं उनकी पृष्ठभूमि में समानता पाई जाती है। प्रायः समाज में हाशिए पर रह रहे लोग इनमें शामिल होते हैं, जो वंचित वर्ग होते हैं वे शामिल होते हैं। फिर क्या होता है, दोनों में शामिल सदस्यों की गतिविधियों गतिविधियों कानूनी रूप से दंडनीय होती है, यानी दोनों की गतिविधियां कानूनी रूप से दंडनीय है, चाहे वो संगठित अपराधी हो, चाहे लाल चंदन क्या कहते हैं इसमें, जो हमारा पुष्पा मूवी में लाल चंदन की तस्करी हो रही हो, चाहे तस्करी हो रही हो, उसको लेकर जाया जा रहा हो, उसका काटे जा रहे हो, चाहे सद्दाम हुसैन कोई हमला कर दे हमारे, दोनों यहाँ कानूनी रूप से तो दंडनीय है, यानी दोनों में शामिल सदस्यों की जो भी गतिविधियां होती हैं वो दंडनीय अपराध होती हैं, पूरी तरह से दंडनीय होते हैं। अपनी अवैध गतिविधियों के लिए विस्तृत योजना का निर्माण करते हैं। बिल्कुल देखिए, आप दोनों ही लोग अच्छे से प्लान को तैयार करते हैं कि यहाँ जाएंगे, यहाँ बम रखेंगे, उससे पैसा लेंगे, उससे बारूद लेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, इस होटल में रुकेंगे, आतंकवादी पूरा प्लान बनाते हैं। उसी तरह संगठित अपराधी भी पूरी तरीके से वेल प्लान्ड, पूरी पूर्व नियोजित तरीके से कार्य करते हैं, यानी अपनी अवैध गतिविधियों के लिए विस्तृत योजना का निर्माण करते हैं। ये नवीनतम तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं अपनी गतिविधियों को, अपनी कार्यों को अंजाम देने के लिए, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, ठीक है। चाहे संगठित अपराधी हो, चाहे देखो संगठित अपराधी होंगे तो बहुत ज्यादा हथियार वथियार यूज कर लेते हैं, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो दोनों लोग एक ही जैसे। अपने आपराधिक समूहों के भीतर अनुशासन का कठोरता से पालन कराया जाता है। अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि जैसे चाहे आतंकवादी हो, चाहे आपराधिक समूह हो, इनमें दोनों में एक चीज होता है कि अगर आप गलती किए तो पिक्चर में देखे होंगे कि गलती की हो तो सीधा मौत की सजा मिलेगी, तो किसी को गोली मार देंगे कि भाई इसने गलती किया था, इसको खत्म करो। फर्जी मूवी देखो तो फर्जी मूवी में क्या है कि जैसे वो शाहिद कपूर गलती कर देता है तो कहते हैं इसको नोटों के बारे में पता चल जाता है कि ये लीक कर रहा है तो उसको मार दो तुरंत। तो यही होता है, जब मारोगे तभी तो अनुशासन आएगा। तो यही अपने आपराधिक समूहों के भीतर अनुशासन का ये लोग कठोरता से पालन करवाते हैं, अपनी गतिविधियों को गुप्त और गोपनीय बनाए रखते हैं। भाई दोनों ये थोड़ी पहले कहेंगे कि नहीं नहीं हम क्या कहते हैं, क्या करने वाले, हमारे मंसूबा का, हम कहाँ कहाँ बम विस्फोट करेंगे, किसकी किसकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करेंगे, कहाँ कहाँ अपहरण करेंगे, ये थोड़ी बताएंगे। तो दोनों की गतिविधियां यानी अपनी अपनी गतिविधियों को गुप्त और गोपनीय बनाए रखते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं और आसपास के लोगों को भयाक्रांत करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें असमानताएं क्या क्या होती हैं। तो असमानताओं को अगर हम देखें तो सॉरी, इसमें असमानताएं क्या क्या होती हैं। समानताएं तो देख लेंगे, कुछ चीजें हैं इसी वजह से तो अलग है, अगर सारी चीजें समान होंगी तो एक ही नहीं हो जाएंगे, तो इसीलिए कुछ असमानताएं भी होती है। तो सबसे पहली असमानता क्या होती है, जो संगठित अपराधी होंगे, ठीक है, जो संगठित अपराधी होंगे
एक तरफ होंगे संगठित अपराधी, एक तरफ होंगे आतंकवादी। संगठित जो अपराधी होंगे, आप देखे होंगे कि सत्ता के साथ मिल के काम करते हैं। मौजूदा व्यवस्था, इसका उद्देश्य होता है मौजूदा व्यवस्था के साथ सह अस्तित्व रखते हुए समानांतर सरकार चलाना। जैसे पुष्पा मूवी में देखिए, आप कोई पुरानी मूवी देखिए, 90s की मूवी देखिए, तो उसमें क्या होगा, नेता होगा, अधिकारी होंगे, सारे लोगों का समर्थन प्राप्त होगा, संरक्षण प्राप्त होगा, उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं की दया दृष्टि में सारे काम अपने अपराधों को, काले धंधों को अंजाम देंगे। ठीक है, तो जो मौजूदा व्यवस्था होती है, यानी राजनीतिक व्यवस्था कहें या कोई व्यवस्था कहें, उसके साथ सह अस्तित्व रखते हुए ये अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। लेकिन आतंकवादियों के केस में ये अलग होता है। आतंकवादी जो होते हैं, चाहे आप जिससे देखिए, तो आतंकवादी ये कहेंगे कि हमारी दूसरी आतंकवादी क्या कहेंगे, यथास्थिति को बदलकर मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। चाहे हमारे पूर्वोत्तर के असम, मेघालय और नागालैंड, इनमें जो जो आतंकवाद है, यहाँ पे कश्मीर में आतंकवाद है, ये चाहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान पे मिला ले, यहाँ पे इस्लामिक शासन ले आए। पूर्वोत्तर वाले कहेंगे, वो लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं, हम अलग देश बनाना चाहते हैं। तो पूरी तरीके से मौजूदा व्यवस्था को बदलकर, राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंक करके एक नई व्यवस्था लाने का प्रयास करते हैं, मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो ये अंतर हो गया। ये संगठित अपराधी हो गए, साथ मिलकर चल रहे हैं, नहीं ये कह रहे हैं पूरा उखाड़ के फेंकेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य, संगठित अपराधियों आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यरत होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन इनके कुछ राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। आतंकवाद होते हैं राजनीतिक लक्ष्यों के लिए, राजनीतिक, धार्मिक, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। यानी कोई कहेगा हमको इस्लामिक राज चाहिए, कोई कहेगा नहीं हम अलग देश बनाना चाहते हैं। इस तरह से अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते। संगठित अपराधी होते हैं। आपने कहीं देखा है कि कोई मूवी में कह दे कि खुला किसी पुलिस वाले से बोल दे कि हमने किडनैप कराया। जैसे मिर्जापुर मूवी में देखिए, तो वो तो ये थोड़ी कहता है कि हम ड्रग तस्कर है, वो कहता है कि हम व्यापारी हैं, मौर्य जी हम व्यापारी हैं। तो इसीलिए अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करते, अपनी गतिविधियों को गुप्त रखते हैं। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं, लक्ष्यों की सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम अपना देश अलग बनाना चाहते हैं, हम इस शासन सत्ता का विरोध कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये इनके द्वारा क्या होता है, जो भी संगठित अपराधी होते हैं, ये जब कोई काम कर देते हैं, हमले कर देते हैं, कोई गतिविधि कर देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। जैसे देखिए मिर्जापुर मूवी में क्या कहेगा, ललित फंस जाएगा तो कहेगा हमारा लड़का मुन्ना नहीं था, ललित था, लोरू ललित था। तो ललित को क्या कहते हैं, फंसा देंगे। तो हम लोग की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेते हैं, बच के निकल जाते हैं। लेकिन जो आतंकवादी हमले सीधा हमला ठोकेंगे कि हमने जिम्मेदारी ले, भारत में कोई आतंकवादी हमला होगा वो ले लेगा, जैसे मोहम्मद ले लेगा, कोई ले लेगा। तो इस तरह से हम लोग की जिम्मेदारी आतंकवादियों द्वारा ले ली जाती है, लेकिन संगठित अपराधियों द्वारा नहीं ली। अहिंसक होना पसंद करते हैं। आमतौर पर जो संगठित अपराधी होते हैं अहिंसक होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। ये अहिंसक होते हैं, यानी इनको पैसा मिलता रहे, अपना काम करते रहेंगे, ज्यादा कुछ वो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं मुख्य रूप से हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं, संगठित अपराध और आतंकवाद दोनों राष्ट्र और सरकार के विरुद्ध काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और प्रायः देखा जाता है कि संगठित अपराध से होने वाली आय से आतंकवाद का वित्त पोषण किया जाता है। यानी आज से देखा जाता है कि जो संगठित अपराध है उससे पैसा कमाते हैं, फिर आतंकवाद फैलाते हैं। तो इसका बड़ा भयंकर गठजोड़ है। उत्तर प्रदेश में केंद्र की सरकार यानी देश की सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाकर इस प्रकार की समस्याओं से निपटने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जो डबल इंजन की सरकार है वो इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और उसके लिए अपराध, इस तरह की चीजों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जो अगला हमारा जो अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, वो है संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। पहले हमने पढ़ा था कि संगठित जो अपराध होता है, एक सेकेंड, तो पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था कि संगठित अपराध जो होता है वो क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये देखा था। फिर देखा हमने कि ये कौन कितने प्रकार का होता है। फिर समानताएं असमानताएं देखा, समानताएं असमानताएं देखा, समानताएं असमानताएं देखे। अब हम देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, कैसे ये एक दूसरे के करीब आते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो संगठित अपराध जो संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। क्या संबंध होता है, तो इसको आसान भाषा में अगर हम पहले समझ लेते हैं, तो एक तरफ है संगठित अपराध,
जिसके अंतर्गत क्या आता है, हथियारों की तस्करी आ रही है, ड्रग की तस्करी आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आ रही है, ठीक है, मानव का व्यापार आ रहा है जिसमें महिलाओं की, बच्चों की, इनकी तस्करी की जा रही है, अंगों की तस्करी की जा रही है। दूसरी तरफ आता है आतंकवाद। आतंकवादी चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से शासन सत्ता को बदल दें। इसके लिए वो आतंकवादी गतिविधियों का, विभिन्न प्रकार के बम ब्लास्ट हो गए, विभिन्न प्रकार के और सारी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, दोनों ही चूंकि एक दूसरे का सहायता करते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कोई कोई घटनाएं होती हैं कि जहां आतंकवादी होते हैं, जैसे अफगानिस्तान में जो तालिबान था उसने पहले अफीम की खेती की, और जो बहुत सारा पैसा निकला, पैसा निकलने के बाद में उस पैसे से हथियार खरीदे और सरकार को पलट दिया। तो इस तरह से जो आतंकवादी होते हैं वो भी संगठित अपराध करते हैं। ये संगठित अपराधियों से पैसा लेते हैं, उनके हथियारों का प्रयोग करते हैं, उनके संगठन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उससे धन इकट्ठा करके के, पैसा इकट्ठा करके, संसाधन इकट्ठा करके, ठीक है, उनकी मदद से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो संगठित अपराधी होते हैं वे इनसे धन प्राप्त करते हैं, और धन के लिए क्या करते हैं, हथियार देते हैं। मान लो इनको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, नकली पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें कहेंगे, तो ये जो संगठित अपराधी होते हैं ये सारी चीज़ें बनवा देते हैं। किसी नेता से इनका संपर्क है, किसी किसी संपर्क है, तो ये सारी आपराधिक चीज़ें इनकी बनवा देंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो अधिकारी वगैरह होते हैं, जो एजेंसियां होती हैं, इनको पकड़ नहीं पाती, इनके पूरे की पूरी संरचना को, संगठन को तोड़ नहीं पाती। होता क्या है, कई जगह पे ये एक दूसरे के नेटवर्क का भी सहारा ले लेते हैं। जैसे सुरक्षित स्थान इनको चाहिए होता है या कोई चीज चाहिए होती, तो एक दूसरे के नेटवर्क का भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं किताब में क्या दिया। तो संगठित अपराध जो होता है, अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे अत्यधिक केंद्रीकृत उद्यमों के अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय समूहों की एक श्रेणी होती है, जो आमतौर पर आर्थिक लाभ के लिए अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं, ठीक है। जबकि आतंकवाद क्या है, एक हिंसक आपराधिक कृत्य होता है जो व्यक्तियों या समूहों द्वारा विशिष्ट राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, यानी इनका उद्देश्य होता है राजनीतिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। इनके बीच संबंध क्या होता है, यानी संगठित अपराध, हाँ, संगठित अपराध और उनके बीच में क्या संबंध होता है, तो देखते हैं संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच क्या संबंध होता है। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में क्या संबंध है। हम्म, हुँ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, प्रायः संगठित आपराधिक समूहों द्वारा धन शोधन, जो संगठित आपराधिक समूह क्या करते हैं, वे धन शोधन करते हैं, हवाला करते हैं, फिर अन्य गतिविधियों द्वारा आतंकवाद का वित्त पोषण करते हैं, यानी आतंकियों को धन उपलब्ध कराते हैं। आतंकवादी संगठन स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए संगठित अपराधों में लिप्त हो जाते हैं, यानी जो आतंकवादी संगठन है वो भी कभी-कभी संगठित अपराध करते हैं ताकि पैसे कमा करके आतंकवाद फैलाया जा सके। उसी प्रकार से आतंकवादियों द्वारा आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए संगठित अपराधियों के नेटवर्क संरचना का सहारा लिया जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के नेटवर्क का सहारा लेते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने समर्थक, हित चिंतकों और भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंच प्रदान करते हैं। दोनों, जैसे कोई नेता है, कोई अधिकारी है, अब तो वो दोनों उसका लाभ लेंगे। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये अपना काम करवा देगा, उसको जरूरत पड़ेगी वो। ये दोनों क्या करते हैं, नकली मुद्रा, अवैध हथियार आदि के प्रसार में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, या कर भी सकते हैं ऐसा कर। आज अधिकांश आतंकवादी संगठन किसी न किसी प्रकार के संगठित अपराधों में लिप्त है। कोई भी आतंकवादी संगठन देख लो, वो संगठित अपराध करते हैं ताकि पैसा कमाए, फिर आतंकवाद फैलाए, एवं आपराधिक समूह राजनीतिक हिंसा में संलग्न हो रहे हैं। दोनों मिश्रित संगठन बन रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें जाए, मैप के थ्रू अगर हम देखें, तो क्या दिख रहा है, सॉरी, हाँ, मौत के तो एक तरफ है संगठित अपराधी, दूसरी तरफ है आतंकवाद। ये संगठित अपराधी क्या करेंगे, आतंकवादी समूहों के साथ गठबंधन कर लेंगे, और ये आतंकवादी हैं इधर साइड, ये आपराधिक संगठनों के साथ, जो संगठित अपराधी हैं उनके साथ में गठबंधन कर लेंगे। ये जो संगठित अपराधी हैं आतंकवादी समूहों के साथ में गठबंधन कर लिया, इन्होंने अपने काम करने के लिए, परिचालन उद्देश्यों के लिए आतंकी रणनीतियों का उपयोग करते हैं, उनकी टैक्टिक्स का, उनकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, परिचालन उद्देश्यों के लिए आपराधिक गतिविधियों करने लगेंगे। ये व्यावसायिक आतंकवाद करेंगे, ठीक है, ये राजनैतिक अपराध करेंगे, ये यानी सत्ता को बदलना चाहते हैं, ये पैसा कमाने के लिए, और दोनों का मिलन हो जाता है, अभिसरण होता है, ठीक है। तो संगठित अपराध एवं आतंकवाद का मिलन,
प्रदेश जो है, प्रदेश देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। यानी चाहे संगठित अपराध हो, आतंकवाद हो, ये दोनों अपने आप में चिंता, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो और चुनौती है। चाहे प्रदेश के लिए, देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सभी शांति सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोग और समन्वय द्वारा इनका निवारण संभव है। जो अगला हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है वो है संगठित अपराध के नियंत्रण में, यानी संगठित जो अपराध बहुत सारे हो रहे हैं उनके नियंत्रण में आने वाली चुनौतियों को बताइए। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जब हम इनका सफाया करते हैं, इनसे निपटते हैं, तथा इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी प्रयास का जो प्रश्न का है दो भाग है। एक भाग तो हम मान लिख सकते हैं, सबसे पहले भूमिका लिखने में होता है कि संगठित अपराध के बारे में बता दो कि क्या है, फिर बता दो कि इससे निपट चुनौतियां, यानी जब हम नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं इन संगठित अपराधों को, तो नियंत्रण में जब सरकार प्रयास करती है तो क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं, फिर सरकार क्या प्रयास कर रही, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रयास किए रहे हैं, ये बताना है। यानी प्रश्न के 3 भाग हो गए। सॉरी। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संगठित अपराध के बारे में बताया गया है। संगठित अपराध अपराधियों के संगठित नेटवर्क के द्वारा, यानी अपराधी संगठित होकर अपने नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो अपराध करते हैं वो संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे मादक द्रव्यों की तस्करी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, मानव दुर्व्यापार हो गया, अपहरण हो गई, डकैती हो गई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आदि संगठित अपराध के उदाहरण आते हैं। इसके मार्ग में चुनौती क्या है, संगठित अपराधों से निपटने के मार्ग में चुनौतियां क्या क्या हैं। तो चलिए चुनौती एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कि साक्ष्य जुटाने में चुनौती कठिनाई होती है। आप तो सबूत, क्योंकि सबूत क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि सबूत छोड़ते ही नहीं। जैसे किसी से कोई गलती हो गई, जैसे फर्जी मूवी में शाहिद कपूर जब गलती कर देता है, नोट पता चल जाता है कि कोई कर रहा है, रोड में वो नोट फेंक देता है, तो सरकार को पता चल जाएगा तो पूरा नेटवर्क फंस जाएगा। तो उससे क्या होता है, शाहिद कपूर को मरवाने के लिए भेज देते हैं। तो कोई सबूत छोड़ते ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि संगठित अपराध के नियंत्रण में क्या चुनौती आती है कि साक्ष्य जुटाने में कठिनाई आती है। ठीक है, साक्ष्य जुटाने में कठिनाई आती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अपर्याप्त विधिक संरचना। हमारे यहाँ पे कानून ही इतने कमजोर है, सही तरीके से कानून अपर्याप्त विधिक संरचना है। संविधान बनाने वालों ने तो संविधान बना दिया, लेकिन उसके लिए कार्यान्वयन होना चाहिए ना, उसके लिए नए नए नियम आने चाहिए, नए नए कानून पास होने चाहिए, तब हो पाएगा ऐसा। ठीक है। और दूसरी जब क्या होता है कि जो संगठित अपराधी करते हैं संगठित अपराध, उसमें अपराधी राजनीतिक नेता जो होते हैं, ठीक है, और नौकरशाही, यानी बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो नेता होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, और एक तरफ अपराधी जैसे भू माफिया, ये सारे लोग ये आपस में गठजोड़ बना लेते हैं। तो इसकी वजह से जब गठजोड़ बना लेंगे तो वही जैसे पुलिस होगी, अब पुलिस को भी मिला लिया, नेता को भी मिला लिया, तो सबूत इकट्ठा करने वाली पुलिस हो गई, नेता हो गई, जनता को सुनने वाली अभी कोई, सब लोग एक दूसरे संगठन बना लिया, गठजोड़ बना लिया, तो अब कुछ होगा ही नहीं। तो इसके लिए बड़ी समस्या आती है। फिर ये होता है कि जो राज्य पुलिस होती है और केंद्र पुलिस होती है, इनकी एजेंसियों में समन्वय का अभाव होता है। जैसे केंद्र सरकार अपने तरीके से काम करेगी, राज्य सरकार अपने तरीके से कार्य करेगी, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता, सब अलग अलग हाथ पैर मार रहे होते हैं, तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इसीलिए कहते हैं राज्य पुलिस और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी होती है। हमारे जो पुलिस बल होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास अच्छी बंदूकें नहीं होती, संसाधन, ठीक है, ट्रेनिंग का, प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव होता है, यानी पुलिस बलों के पास संसाधन एवं प्रशिक्षण का अभाव होता है। सुनवाई की धीमी, हमारी न्यायपालिका में भी सुधार की आवश्यकता है, इसलिए कहते हैं कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाने चाहिए। सुनवाई की धीमी प्रक्रिया होती है, दोष सिद्ध की निम्न दर होती है, यानी जब दोषी को सजा ही नहीं मिलेगी, दोष सिद्ध की निम्न दर है, तो कैसे कोई अपराध करने से अपराधी डरेंगे, वो तो करते रहेंगे कि हम फंसेंगे ही नहीं। फिर अगर देखा जाए तो इससे निपटने में ये सारी चुनौतियां आती हैं कि साक्ष्य नहीं जुटा पाते हैं, ठीक है, विधिक संरचनाएं सही नहीं है, गठजोड़ सब बना लेते हैं अपराधी, नेता और नौकरशाह मिल करके, पुलिस और केंद्र, राज्य की और केंद्र की पुलिस जो एजेंसियां होती है वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करती, ऊपर से पुलिस बलों के बीच पास संसाधन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सुनवाई धीरे होती है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। फिर सरकार क्या कर रही है, तो प्रदेश सरकार हमारी क्या कर रही है, ये बहुत पूछा जाता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। इसमें छठवें पेपर में, ये पांचवें छठवें पेपर में ये बहुत पूछा जाता है। तो संगठित अपराध से निपटने के लिए हमारी प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रयासों के तहत अगर हम देखा जाए तो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लिख सकते हैं कि अपराध के प्रति वर्तमान सरकार द्वारा ये इतना लिखना होता है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, बजट को दोगुना किया गया है, डायल 112 परियोजना को लागू किया गया है, पहले 100 था,
नए वाहनों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। पुलिस विवेचना, जो पुलिस जांच करती है, जैसे कहीं कोई मर्डर हो गया, डकैती हो गई, तो पुलिस जब विवेचना करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है, तो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा। सरकार क्या कर रही है, साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर क्राइम थानों की स्थापना सरकार ने की है। ठीक है, यूपी में जो पीएसी होती है, एसटीएफ होती है, एटीएस होती है, अन्य सुरक्षा बलों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संगठित अपराधों को रोकने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम, अर्थात जिसको यूपी कोका कहते हैं, ये यूपी कोका का है, मकोका की तर्ज पर आया था। मकोका महाराष्ट्र का कानून था जो महाराष्ट्र में संगठित अपराधों को रोकने के लिए लाया गया था। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम 2017 का क्रियान्वयन किया गया था। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अधिनियम भी 1986 में आया था, जिसके तहत अपराधियों पर कार्यवाही की जाती है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या है, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में 50 से अधिक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश से संगठित अपराधों का काफी हद तक सफाया। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 22वां नंबर, जो जिस अध्याय का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, वो है संगठित 22वां नंबर, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017, यानी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना कि संगठित अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या किया, काम किया है, तो उसमें सबसे बड़ा जो काम किया है वो काम किया है यूपी कोका कानून ला करके। यूपी कोका जो 2017 में कानून आया था, इसमें मकोका की तरह आया था। मकोका क्या है, महाराष्ट्र का एक कानून है। तो उत्तर प्रदेश संगठित अपराध अधिनियम, संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यूपी यूपी कोका 2017, इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए, यानी बताइए सबसे पहले कि इसके मुख्य मुख्य प्रावधान क्या है, और ये भी बताइए कि संगठित अपराध पर नियंत्रण लगाने में यह कहाँ तक उपयोगी सिद्ध होगा, विवेचना कीजिए। यानी इसकी थोड़े से निगेटिव पॉइंट भी बताने हैं कि कहाँ कहाँ ये कमजोर हो सकता है, और ऐसे बताना है। तो वह अपराध, सबसे पहले संगठित अपराध के बारे में इसमें बता दिया गया है क्वेश्चन में कि संगठित अपराध क्या होते हैं। ठीक है, संगठित अपराध के बारे में बता दिया गया है कि संगठित अपराध क्या होते हैं। फिर बताया जाएगा इस जो अधिनियम है यूपी पोका, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, इसकी उपलब्धियां क्या है और कहाँ तक सिद्ध होगा इसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वह अपराध जो किसी संगठन द्वारा संगठित तरीके से आर्थिक संगठित तरीके से संगठित तरीके से आर्थिक लाभ के लिए अंजाम दिया जाए, यानी आर्थिक लाभ के लिए किया जाएगा, संगठित अपराध कहलाता है। यानी जो संगठित तरीके से लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए, ठीक है, वह अपराध संगठित अपराध कहलाता है। इसके अंतर्गत अपहरण, डकैती, रंगदारी, धन शोधन, हवाला आदि संगठित अपराध आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017 यूपी कोका कानून पारित किया था। अब समझते हैं कि इस उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जो 2017 है यूपी कोका, उसके प्रमुख मुख्य प्रावधान क्या है। तो सबसे पहला प्रावधान ये होता है कि ये जो यूपी कोका कानून है, इसकी तरह किसी भी तरह का कोई भी संगठित अपराध हो, जहां पे अपराधी संगठन बनाकर कोई अपराध का अंजाम कर रहे हैं, अपराध देख कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब गिरफ्तार व्यक्ति को 6 महीने तक इसमें, इस कानून के तहत अगर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है, गिरफ्तार किया जाता है, तो 6 महीने तक किसी को मतलब कि रिहाई नहीं मिल सकती, कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे कोई अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस जो होती है अपराधी को 30 दिन तक के लिए अपने रिमांड पर ले सकती है। जैसे सामान्य जो अन्य कानून होते हैं उनमें 15 दिन तक ही सरकार, जो पुलिस होती है वो रिमांड पर ले सकती है, लेकिन इसमें 30 दिन तक रिमांड ले सकती है। जैसे गिरफ्तार जो अपराधी होता है, किसी को गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस के पास समय होता है कि अपराधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन तक उनको समय मिलता है कि 180 दिन आप समय ले लो, आराम से जाओ और इनके बारे में जो जो चीजें ये लोग किए हैं उसको चार्जशीट दाखिल करो। 30 दिन तक पुलिस अपने रिमांड पर रख सकती है। अन्य कानूनों में 15 दिनों तक के लिए पुलिस अपने रिमांड पर रख सकती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट होता है उसके सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अपीली प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। यानी जो अपील, अगर इसके विरुद्ध किसी की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन वो भी अपील कर रहा है, तो अपील करने के लिए जो प्राधिकरण का गठन किया गया है, वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायर्ड जज होता है हाई कोर्ट का, उसके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। ठीक है, और प्राधिकरण भी गठन किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश का गृह विभाग होता है, उसके प्रमुख
सचिव की अध्यक्षता में राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया गया है। यानी एक अपील प्राधिकरण बनाया गया है कि कोई गिरफ्तार किया गया है तो वो अपील भी तो कर सके, और नियंत्रण करने के लिए भी प्राधिकरण बनाया गया है जो गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित किया गया है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो गया एक बार तो कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी, अधिकतम तो उम्र कैद भी हो सकती है, मृत्युदंड भी हो सकती है। और जुर्माने की बात कहें तो न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और अधिक से अधिक 25 लाख रुपए तक का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। अपराधियों की जो संपत्ति होती है, मान लो खूब कमा लिया अपराध कर करके इसी तरह के, तो अपराधियों की संपत्ति विवेचना के दौरान, जब उसके ऊपर केस चल रहा होता है, विवेचना के दौरान ही जब्त करने का प्रावधान इसमें है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, मंडल के कमिश्नर और परिक्षेत्र के डीआईजी के अनुमोदन के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यानी किसी के ऊपर अगर मुकदमा इस कानून के तहत करना है तो जो मंडल का कमिश्नर होगा, जैसे हम इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं तो इलाहाबाद का जो मंडल का जो कमिश्नर होगा और जो हमारा परिक्षेत्र होगा उसके डीआईजी के अनुमोदन के बाद ही मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन इसके साथ साथ इतने बड़े स्तर पर जो अधिकारी होंगे वो अनुमोदन करेंगे तब मुकदमा दर्ज होगा। और केस तभी दर्ज होगा जब आरोपी के विरुद्ध कम से कम 2 संगठित अपराधों में शामिल होने पर उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई, यानी 2 संगठित अपराधों में शामिल हुआ हो और दोनों बार चार्जशीट दाखिल यानी पुलिस द्वारा दाखिल की गई हो। तो ये उसके मुख्य मुख्य प्रावधान हो गए। उत्तर प्रदेश अब निष्कर्ष में क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम का क्रियान्वयन यदि निष्पक्षता एवं बदला लेने की भावना से नहीं, निष्पक्षता से किया जाता है एवं बदला लेने की भावना से नहीं किया जाता, तो क्या होगा, अपराध के दमन के लिए किया गया, यानी बदला लेने की भावना से नहीं किया जाएगा, यदि अपराध के दमन के लिए किया जाएगा तो यह अधिनियम प्रदेश से संगठित अपराधियों एवं माफियाओं का सफाया करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त प्रदेश के रूप में परिणत हो सकेगा, यानी उभर कर सामने आएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।